एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, या फिर हम इसे कह सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक बार ऐसे में कमेंट पढ़ रही थी तो उसमें मैंने सिग्निफिकेंस बताया था और वो बोल रहे थे कि मुझे इंपॉर्टेंस पर वीडियो बनाओ। तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस दोनों ही सेम है। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको सिग्निफिकेंस की जगह अगर इंपॉर्टेंस पूछा जाए तो भी आप सेम ही लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस बना रखी हैं अपने चैनल के ऊपर, और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो जो स्टडी है इकोनॉमिक्स की बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसके कुछ रीजन है जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला रीज़न है एकेडमिशियंस में, इसका मतलब है सिग्निफिकेंस फॉर द एकेडमिशियंस, मतलब है कि इकोनॉमिक्स एक लॉजिकल और एक सिस्टमेटिक साइंस है। ठीक है, लॉजिकल है मतलब लॉजिक है, यानी कि कुछ भी बोल दिया, कुछ भी नहीं है जिसमें लॉजिक लगा होता है, उसमें आप एक सिस्टमेटिक साइंस के इससे चलते हैं। इकोनॉमिक जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन की जाती है किस तरह से प्रोडक्शन टेक प्लेस, प्रोडक्शन होता है, हाउ गुड्स आर एक्सचेंज, गुड्स को हम कैसे एक्सचेंज करते हैं, फाइनली हम उसे कैसा कंजप्शन करते हैं उन गुड्स का, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताया जाता है। ये स्टैब्लिश होता है कॉज एंड इफेक्ट, और आप देखो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप्स को भी बताया जाता है इकोनॉमिक्स इवेंट्स में, और साथ ही साथ यहाँ पे डेवलप किया जाता है एनालिटिकल पावर अमंग द रीडर्स, ताकि एनालिटिक पावर रीडर्स के अंदर डेवलप हो पाए। एंड सेकेंड है सिग्निफिकेंस फॉर द कंज्यूमर, कंज्यूमर के साइड से कैसे इंपॉर्टेंस रखता है इकोनॉमिक्स। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो होता है इकोनॉमिक्स का वो होता है प्रमोट करना है ह्यूमन वेलफेयर को। ठीक है, कि ह्यूमन किस तरह से और ज़्यादा उसका वेलफेयर हो। ऑल द इकोनॉमिक जो एक्टिविटी होती है वो परफॉर्म की जाती हैं ताकि सबसे ज़्यादा वेलफेयर किसका हो, कंज्यूमर्स का हो। एवरी प्रोड्यूसर सप्लायर ऑल इज़ ऑल्सो, जितना भी प्रोड्यूसर सप्लायर है वो भी एक काइंड ऑफ कंज्यूमर है। ये जो थ्योरी है इकोनॉमिक्स की वो इस तरह से डॉक्ट्राइन, मतलब जितनी थ्योरीज है मोस्टली वो इस तरह से डॉक्ट्राइन की गई हैं कि वो हेल्प करती है कंज्यूमर को कि वो अपना जो वेलफेयर है उसको मैक्सिमाइज करे। थर्ड सिग्निफिकेंस है इसका कि अबाउट फॉर द प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर सेलर्स जो होते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस रखता है इकोनॉमिक्स में। एम जो होता है प्रोड्यूसर का वो यही होता है कि किस तरह से वो लीस्ट कॉम्बिनेशन, कॉस्ट कॉम्बिनेशन फाइंड कर पाए कि कॉस्ट कम लगी उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोडक्शन सेल्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा हो। एवरी प्रोड्यूसिंग यूनिट वांट्स टू प्रोड्यूस मैक्सिमम एट द मिनिमम कॉस्ट। हर प्रोड्यूसिंग यूनिट मतलब हर प्रोड्यूसर चाहता है कि जो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में प्रोड्यूस हो। ठीक है, जो उनकी थ्योरीज है इकोनॉमिक्स की वो लाइट देती है अपॉन द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ठीक है, किस तरह से नेचर है, किस तरह से कॉस्ट है, अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट में क्या उनको रेवेन्यू मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं सिग्निफिकेंस फॉर द प्रोड्यूसर में, मतलब जो कि इंपॉर्टेंस है प्रोड्यूसर के साइड्स में। फोर्थ में हम आ गए हैं। फोर्थ में है सिग्निफिकेंस इन प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस को जब हम डिटरमाइन करते हैं उसमें इकोनॉमिक्स कैसे इंपॉर्टेंस रखता है। जो थ्योरी है प्राइस का वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। प्रोड्यूसिंग जो प्राइसिंग जो होती है प्रोडक्ट की वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट डिसीजन होता है दैट अ फर्म हैव टू टेक अंडर द डिफरेंट मार्केट कंडीशन। अलग अलग मार्केट कंडीशन हमने पढ़ा, मोनोपोली हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट पढ़ी है। तो ये सब अलग अलग मार्केट कंडीशंस होती हैं, इसके अंदर किस तरह से प्राइसिंग रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इकोनॉमिक जो थ्योरी है सजेस्ट करती है कि जो फर्म है शुड रेज द लेवल ऑफ इट्स इनपुट, कि उनको जो अपना लेवल ऑफ इनपुट है उसको रेज करना चाहिए अप टू द पॉइंट जहाँ पे जो कॉस्ट है प्रोड्यूस करने की एन एडिशनल यूनिट। ठीक है, जहाँ पे एक एडिशनल यूनिट करने की जो कॉस्ट आती है उसके हिसाब से ही उनको अपना जो लेवल आउटपुट है वहाँ पे रखना चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, एडिशनल यूनिट जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है। ये बिकम इक्वल टू द रेवेन्यू ड्राइव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर यूनिट, मतलब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाए मार्जिनल रेवेन्यू के, तो वहाँ तक कॉस्ट हमें रखनी चाहिए। फिफ्थ है सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अलग अलग जो प्रॉब्लम्स होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंस रखता है इकोनॉमिक्स। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है अमंग द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन इज द मोस्ट सेंसिटिव एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम। एक बहुत ज़्यादा मोस्ट सेंसिटिव और एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम इसको यहाँ पे दिखाता है। सिस्टम में जॉइंट प्रोडक्शन। ठीक है, जब हम जॉइंट प्रोडक्शन करते हैं प्रोड्यूसर और ऑफन प्रॉब्लम उनको होती है जब प्रोडक्शन करते हैं, तो इसीलिए जो अलग थ्योरी है इकोनॉमिक्स के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, सजेस्ट करते हैं कि एवरी फैक्टर शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, कि हर जो फैक्टर है
उनको उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से हमें पे करना चाहिए। सिग्निफिकेंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर्स, अब एडमिनिस्ट्रेटर के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंस रखता है। अ सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन इज वन विच ऑफर मैक्सिमम एमिनिटीज़ टू सिटीजन्स। एक मैक्सिमम मतलब सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन वही होता है जो मैक्सिमम से मैक्सिमम एमिनिटीज़, बेनिफिट्स कह सकते हैं, जो सिटीजन्स को देता है। कॉजिंग लीज बर्डन ऑन देम, बर्डन कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उनको दे। जो थ्योरी है टैक्सेशन की या फिर डायरेक्ट टैक्स की, वो सुपीरियर है इनडायरेक्ट टैक्सेस से। टैक्स अथॉरिटी शुड रिस्टोर मोर टू डायरेक्ट टैक्सेस, ज़्यादा रिस्टोर करना चाहिए डायरेक्ट टैक्सेस की साइड में। 7th है सिग्निफिकेंस फॉर द प्लानर, जो प्लानिंग करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हम प्लानिंग के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है, किस तरह से प्लानिंग वगैरह होती है। सेवरल कंट्रीज रिसेंटली अडॉप्ट किया टेक्निक जो इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर है, उन्होंने अभी रिसेंटली अडॉप्ट किया है। एक्सलेट करना बेस्ड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, कि कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है। प्लानर हैव टू मेक रेशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर अ बैलेंस एंड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो प्लानर होते हैं उन्हें इस तरह से एलोकेट करना चाहिए कि बैलेंस्ड जो हमारी ग्रोथ हो, ठीक है, जो इकोनॉमी हमारी ग्रोथ हो वो बैलेंस तरीके से और रैपिड तेजी से हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स डज नॉट फर्निश नेसेसरी डाटा इंफॉर्मेशन प्लानर अबाउट द पोटेंशियल ऑफ नेचर एंड मैन पावर, बट ऑल्सो गाइडलाइन भी करती है, ठीक है, ना कि सिर्फ ये बताती है कि कितना पोटेंशियल रखता है नेचर और मैन पावर रिसोर्सेज। सिर्फ इकोनॉमिक्स इतना ही नहीं बताती है, इकोनॉमिक्स ऑफर भी करती है कि किस तरह से हमें रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। ये गाइडलाइन भी हमें ऑफर करती है। तो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे रोल हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ मेजर रोल्स के बारे में बात किया है जिसको आप अपनी लैंग्वेज में भी एग्जाम्स में लिख सकते हैं। तो मेन जो टॉपिक्स होते हैं जो डार्क्स से यहाँ पे डिनोट किए गए हैं उनको आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में और भी चीज़ें हम जितने भी पढ़ते हैं उन सब की इम्पोर्टेंस को भी आप एग्ज़ाम में जाके लिख सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मेन करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो अगर ऐसा हो कि आप भूल जाएँ इंपॉर्टेंस क्या है स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स की, तो आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे चीज़ों को जो भी अभी तक आपने पढ़ी हैं वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने वर्ड्स में लिखिए और हाईलाइट कीजिए मेन पॉइंट्स हैं उनको, ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ अपने एग्जाम्स में। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने। टिल देन सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जो होता है वहाँ पे उसको भी आप ऑन कर लेना, ठीक है। थैंक यू।